नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भयानक टॉक पर, जहां हम आपको डर और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनाते हैं। आज की यह कहानी रवि मिश्रा के साथ हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे की है, जिसे सुनने के बाद आपको सच में डर का एहसास होगा। तो चलिए अब यह कहानी रवि के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आप लोगों को अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रवि मिश्रा है। मैं रेलवे में काम करता हूं और पिछले 12 सालों से ट्रेनों की देख रेख कर रहा हूं। मैंने रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत से लेकर इंजन की जांच तक सब कुछ किया है। लेकिन जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह घटना 2019 की एक ठंडी सर्दी की रात की है। उस दिन मेरी ड्यूटी झांसी से ग्वालियर जाने वाली एक मालगाड़ी ट्रेन नंबर 7204 के निरीक्षण की थी। ये ट्रेन रात 2 बजे झांसी से निकलती थी और तड़के 4 बजे ग्वालियर पहुंचती थी। मैं और मेरे साथी श्रीकांत उस रात इस ट्रेन की जांच करने के लिए झांसी रेलवे यार्ड में मौजूद थे। जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, तभी एक अजीब बात हुई। ट्रेन का इंजन बार बार अपने आप स्टार्ट और बंद हो रहा था, जबकि ड्राइवर ने अभी तक उसे छुआ भी नहीं था। पहले हमें लगा कि यह तकनीकी खराबी है, लेकिन जब हमने इंजन की जांच की तो कुछ भी गलत नहीं मिला। श्रीकांत ने मजाक में कहा, लगता है कोई पुरानी आत्मा इस इंजन को चलाना चाहती है। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया और सोचा कि यह बस संयोग होगा, लेकिन तब हमें अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। रात के ठीक 2:05 पर ट्रेन ने झांसी स्टेशन छोड़ा। ट्रेन में कोई यात्री नहीं था, क्योंकि यह एक मालगाड़ी थी। सिर्फ हम, ड्राइवर मुरलीधर यादव और गार्ड राकेश शर्मा ट्रेन में मौजूद थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन कुलपहाड़ और ललितपुर के बीच के जंगल में पहुंची, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले ट्रेन के ब्रेक अपने आप दबने लगे। मुरलीधर यादव ने पूरी ताकत से ब्रेक रिलीज करने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की स्पीड अचानक 120 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर आ गई। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी श्रीकांत ने ट्रेन के पीछे की बोगियों की ओर इशारा किया और डरते हुए कहा, रवि, वहां देखो। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रात के घने अंधेरे में ट्रेन के आखिरी डिब्बे की छत पर कोई खड़ा था। लंबा सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ एक इंसान, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। ये कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। ड्राइवर मुरलीधर यादव ने भी उसे देखा और घबरा गया। उसने ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर ही नहीं जा रही थी। तभी अचानक उस आकृति ने तेजी से ट्रेन की छत पर चलना शुरू कर दिया। हमारी आंखों के सामने वो परछाई ट्रेन की एक एक बोगी पर बिजली की गति से दौड़ती जा रही थी। हम सब सुन्न हो चुके थे। तभी गार्ड राकेश शर्मा का वॉकी टॉकी बजा। रवि सर, जल्दी पीछे आइए, ट्रेन में कोई और भी है। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मैं और श्रीकांत हिम्मत करके ट्रेन के पिछले हिस्से की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही हमने देखा कि एक डिब्बे का दरवाजा तेजी से अपने आप खुल और बंद हो रहा था, जैसे कोई अंदर से जोर जोर से खींच रहा हो। राकेश शर्मा कांपती आवाज में बोला, सर, मैंने अभी अभी इस डिब्बे के अंदर एक आदमी को देखा, लेकिन जब मैंने टॉर्च मारी तो वो गायब हो गया। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। मुरलीधर यादव ने चिल्लाकर पूछा, ब्रेक किसने लगाए? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हमने ब्रेक की जांच की, लेकिन वो पूरी तरह लॉक हो चुके थे, मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें जाम कर दिया हो। तभी ट्रेन के बाहर झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने टॉर्च जलाकर देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। रात के करीब 2:45 हो चुके थे। ट्रेन किसी अजीब वजह से अचानक रुक गई थी और अब हम सब डर और सस्पेंस के माहौल में फंसे खड़े थे। झाड़ियों के बीच से किसी के चलने की हल्की आवाजें आ रही थीं,
मैंने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन घना अंधेरा था। श्रीकांत, राकेश शर्मा और मुरलीधर यादव हमारी बोगी के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर झांक रहे थे। तभी झाड़ियों के बीच एक परछाई हिली। वह बहुत धीरे धीरे हमारी ट्रेन की ओर बढ़ रही थी। कौन है वहां? श्रीकांत ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। परछाई करीब आती गई। अब हमें यह साफ साफ दिखने लगा कि यह पाएक आदमी कौन था, लेकिन उसके हाव भाव कुछ अजीब थे। जब उसने ट्रेन की लाइट की रोशनी में अपना चेहरा दिखाया तो हमारी रूह कांप गई। उस आदमी का चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखें गहरी, काली और अंदर धंसी हुई थी और उसके चेहरे की चमड़ी पिघली हुई दिख रही थी, मानो उसे किसी ने आग में जला दिया हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके होंठ नहीं थे, सिर्फ काले गड्ढे जैसा मुंह था जिससे हल्की हल्की सिसकियों जैसी आवाज निकल रही थी। राकेश शर्मा ने डरते हुए कहा, ये इंसान तो नहीं लग रहा। हम सब जड़ हो चुके थे। तभी वो आदमी अचानक ट्रेन के इंजन की तरफ दौड़ने लगा। मुरलीधर यादव घबराकर फौरन इंजन की तरफ भागा, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा, ट्रेन अपने आप चालू हो चुकी थी। बिना किसी ड्राइवर के ट्रेन की लाइटें तेजी से जलने बुझने लगी और इंजन धीरे धीरे खुद ब खुद आगे बढ़ने लगा। ये क्या हो रहा है? श्रीकांत चिल्लाया। मैंने घबराकर इंजन में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे कानों में एक चीख गूंजी। ट्रेन के अंदर कोई और था, कोई जो हमें देख नहीं रहा था लेकिन महसूस कर सकता था। तभी मुरलीधर यादव की चीख निकल गई, भगवान की कसम, ये ट्रेन अभिशप्त है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? मुरलीधर की आंखों में अजीब सा डर था। उसने कहा, तुमने 1984 की वो दुर्घटना सुनी है? हम सब चुप थे। मुरलीधर ने बताया कि 1984 में इसी ट्रैक पर एक यात्री ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन ट्रेन नंबर 7204 जो झांसी से दिल्ली जा रही थी, अचानक इसी जगह रुकी थी। ड्राइवर ने बताया कि ट्रेन के सामने अचानक कुछ लोग आ गए थे, लेकिन जब उसने ट्रेन रोकी तो बाहर कोई नहीं था। उस दिन ट्रेन में 200 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन ने आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक पटरी टूट गई और ट्रेन नदी में गिर गई। उस हादसे में 190 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और लाशें कई दिनों तक नहीं मिल पाई थीं। तब से कहते हैं कि रात के इस पहर जब कोई ट्रेन यहां से गुजरती है तो अजीब घटनाएं होने लगती हैं। हम सब सुन्न हो चुके थे। अब हमें समझ आ रहा था कि ट्रेन अपने आप क्यों बंद हो रही थी, इंजन क्यों खुद ब खुद चालू हो रहा था, और वो जला हुआ आदमी कौन था। शायद वो लोग आज भी इस ट्रेन में सवार थे और अपने आखिरी सफर को पूरा करने के लिए भटक रहे थे। अभी हम यह सब समझ ही रहे थे कि ट्रेन की सारी लाइटें अचानक बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और तभी पीछे की बोगियों से कई लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। अब हमें पक्का यकीन हो गया था, हम इस ट्रेन में अकेले नहीं थे। ट्रेन की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। पीछे की बोगियों से लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। कोई दरवाजा पीट रहा था, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन हवा में अजीब सा सन्नाटा भी था। हम सब सांसें रोककर खड़े थे। तभी अंधेरे में एक हल्की नीली रोशनी चमकी। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। मेरी रूह कांप गई। ट्रेन की बीच वाली बोगी से कुछ लोग बाहर आ रहे थे, लेकिन ये लोग आम इंसानों की तरह नहीं थे। उनके शरीर धुंधले थे, आंखें पूरी सफेद और कपड़े 1980 के दशक जैसे पुराने और जले हुए। ये कौन है? श्रीकांत ने कांपती आवाज में पूछा। ये वही यात्री हैं जो 1984 की दुर्घटना में मारे गए थे, मुरलीधर ने फुसफुसाते हुए कहा। हम सबकी आत्मा जैसे शरीर से बाहर निकलने वाली थी। अब वो लोग हमारी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। उनकी चाल बहुत अजीब थी, मानो वे जमीन पर तैर रहे हों। तभी एक महिला की खौफनाक हंसी गूंजी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? वह एक औरत थी जिसकी आधी खोपड़ी जल चुकी थी। उसके गालों की चमड़ी लटक रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। मुरलीधर और श्रीकांत बुरी तरह कांप रहे थे। तभी
उस औरत ने अपनी जल चुकी उंगलियों से ट्रेन की खिड़की पर खरोंच मारना शुरू कर दिया। छी, छी, छी। हर खरोंच के साथ उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत बढ़ती जा रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम हमसे क्या चाहती हो? उसने मेरी तरफ देखा और उसके होंठ धीरे धीरे हिले। हमने भी यही पूछा था जब हमारी ट्रेन यहां रुकी थी। उसके यह कहते ही पूरी ट्रेन हिलने लगी। धड़ 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 धड़। ट्रेन की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। सारे यात्री इधर उधर भागने लगे, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। अब हमें समझ आ गया था, यह ट्रेन अब किसी और की गिरफ्त में थी। यह ट्रेन अब मर चुके लोगों का घर बन चुकी थी। हम यहां से जिंदा नहीं निकलने वाले थे। ट्रेन जोर जोर से हिल रही थी, मानो कोई इसे पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा हो। बचाओ, किसी यात्री की चीख सुनाई दी, लेकिन अब कोई किसी को नहीं बचा सकता था। मेरे सामने वही जली हुई औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद और शरीर से धुआं निकल रहा था। उसने अपनी सड़ी हुई उंगलियों से मेरी शर्ट पकड़ ली। तुम्हें भी हमारे साथ मरना होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने झटके से उसका हाथ झटक दिया और भागते हुए ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचा। श्रीकांत और मुरलीधर भी पीछे पीछे दौड़े। दरवाजा खोलो, जल्दी! मुरलीधर ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खींचा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। हमने मुड़कर देखा, वो भूतिया यात्री हमें घूर रहे थे। कुछ की आंखों से खून बह रहा था, कुछ के चेहरे काले पड़ चुके थे और कुछ के कपड़ों से अब भी जलने की बू आ रही थी। ट्रेन की लाइटें बार बार झपकने लगीं। हर बार जब लाइट जलती, कोई नया भूत हमारे करीब आ जाता। अब वो हमसे सिर्फ कुछ ही कदम दूर थे। हमें यहां से भागना होगा, मैंने चिल्लाकर कहा। लेकिन कैसे? ट्रेन मौत की सवारी बन चुकी थी और अब इस नरक से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कोई हमें नहीं बचा सकता, श्रीकांत फुसफुसाया। तभी धड़ाम, ट्रेन के आगे की बोगी से तेज धमाके की आवाज आई और फिर पूरी ट्रेन हिल गई। ट्रेन एक भयानक झटके के साथ हिली और ऐसा लगा जैसे किसी ने इंजन को रोकने की कोशिश की हो। धड़ाम! अचानक अगली बोगी की छत फट गई। चारों ओर धुआं और आग फैल गई। यात्री अब बुरी तरह चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें धीरे धीरे गायब होने लगीं। हाँ, सचमुच लोग गायब हो रहे थे। हमारे आसपास की सीटों पर बैठे यात्री धीरे धीरे धुएं में बदल रहे थे, जैसे वो कभी थे ही नहीं। भूतों की ट्रेन जो यात्रियों को खा रही थी। मुरलीधर, श्रीकांत, यहां से निकलना होगा, मैंने घबराते हुए कहा। लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मुरलीधर अपनी सीट पर जम चुका था। उसके शरीर से सफेद धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी। नहीं, ये क्या हो रहा है? श्रीकांत चिल्लाया। दरवाजा खुला, मगर बाहर मौत खड़ी थी। तभी ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर रेलवे ट्रैक पर अंधेरा ही अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने जले हुए शव की। भागो! मैंने श्रीकांत को खींचते हुए बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने पहला कदम बाहर रखा, रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ अनगिनत अधजले लोग खड़े थे। उनके हाथ लंबे और टेढ़े मेढ़े थे, चेहरों पर गहरे काले दाग थे और उनकी आंखों से सिर्फ खून टपक रहा था। उन्होंने हमें घेर लिया। तुम अब हमारी दुनिया में आ चुके हो, उनमें से एक जली हुई औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। इस ट्रेन में जो एक बार चढ़ता है वो कभी वापस नहीं जाता। अब हमें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये उन आत्माओं का पिंजरा थी जो मरने के बाद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची थी। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। रेलवे ट्रैक पर खड़े जले हुए शरीर, अंधेरे में चमकती लाल आंखें और हवा में गूंजती डरावनी फुसफुसाहटें। हमारी टांगें जवाब दे चुकी थीं। भागने का रास्ता नहीं था। अब तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। वो अधजली औरत जिसने हमें घेर रखा था, धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। तभी पीछे से किसी ने मेरा हाथ खींचा। भागो! मुरलीधर, जो कुछ देर पहले धुआं बन चुका था, वो अचानक जिंदा खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन उसकी पकड़ में अभी भी इंसानियत थी। मुरलीधर, तुम जिंदा हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस हमें रेलवे ट्रैक की तरफ धक्का दे दिया।
हम लड़खड़ाते हुए गिरे और तभी पीछे से एक जोरदार चीख गूंजी। मुरलीधर को उन आत्माओं ने पकड़ लिया था। तुम जाओ, मुझे इनसे निपटना है। रेलवे ट्रैक पर एक टूटा हुआ लोहे का पुल दिख रहा था। अगर हम इस पुल को पार कर लें तो शायद बच सकते हैं, मैंने श्रीकांत से कहा। हमने पूरी ताकत लगाई और रेलवे ट्रैक पर दौड़ने लगे, लेकिन पीछे से आवाज आई, तुम बच नहीं सकते, ये ट्रेन तुम्हारा घर बन चुकी है। हमने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन की सभी खिड़कियों से अधजली आत्माएं झांक रही थीं। उनकी आंखों में गुस्सा और भूख थी। हम जैसे तैसे पुल तक पहुंचे, लेकिन तभी ट्रेन का इंजन अचानक जल उठा और एक जोरदार धमाका हुआ। धुएं के बीच से एक आकार निकला, ट्रेन का ड्राइवर, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। तुम दोनों को भी रुकना होगा, उसकी आवाज गूंजने लगी। लेकिन तभी मुरलीधर ने चीखते हुए आत्माओं को अपनी तरफ खींच लिया। हमने ये मौका नहीं गंवाया और रेलवे ट्रैक से छलांग लगा दी। जब हमारी आंखें खुली तो हम रेलवे स्टेशन पर लेटे थे। ट्रेन गायब थी, रेलवे ट्रैक टूटे हुए थे और वहां सिर्फ राख पड़ी थी। स्टेशन मास्टर हमारे पास आया और बोला, बेटा तुम लोग बच गए, लेकिन अब इस ट्रेन को कभी मत ढूंढना। हमने डर से उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन कभी थी ही नहीं, उसने कहा और आगे बढ़ गया। हमने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। क्या सच में हम एक भूतिया ट्रेन में सफर कर रहे थे, या फिर हम कभी वापस ही नहीं आए? तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सके। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ।